हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं कि बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट ने आपको बिल्डिंग डिज़ाइन और प्लान बताकर आपको दे दिया, तो क्या आप उस प्लान, मैप और डिज़ाइन के आधार पर बिल्डिंग को खुद बना लेंगे या आर्किटेक्ट को ही बार बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट कर कंस्ट्रक्शन सुपरविजन के लिए आना ही पड़ेगा? मेरे इस सवाल का आपका क्या जवाब होगा, यह आप खुद समझ गए होंगे। इसी तरह जब आप SMA, RSI, MACD और EMA कैलकुलेट करके और फिर उसे ड्रॉ करना जानकर तब आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए RSI, SMA, MACD और EMA को इस्तेमाल करेंगे, तभी ट्रेडिंग डिसीजंस में आपकी एक्यूरेसी आएगी। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप एक्चुअल में ड्रॉ करो, एक्चुअल में ड्रॉ मत करो, लेकिन ड्रॉ कैसे करते हैं यह जानो। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए, इसके साथ SMA, RSI कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, यह भी आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया है। आज भी आपको इस वीडियो में केवल 1 मिनट के समय में बताऊंगा कि EMA लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, और जब आप EMA ड्रॉ करने का तरीका जान लेंगे तब खुद ब खुद EMA की डेफिनेशन को भी आप आसानी से समझ जाएंगे और उसका प्रयोग और उद्देश्य भी समझ जाएंगे और इनसे मीनिंग भी निकाल लेंगे। मतलब जो ड्रॉ करने का तरीका है उसी में EMA की डेफिनेशन छिपी है। मतलब EMA ड्रॉ करने का तरीका ही EMA की डेफिनेशन है। इस नई मेथड से जब आप EMA की डेफिनेशन को समझ जाते हैं तब आपको EMA डेफिनेशन को न रटना पड़ेगा और न याद रखने में कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ 1 मिनट में जानेंगे कि EMA लाइन ड्रॉ करने के लिए डाटा कैलकुलेट करके कैसे ड्रॉ करेंगे। EMA को कैलकुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। आपको 30 डेज EMA लाइन 1 डे टाइम फ्रेम में ड्रॉ करनी है। इसके लिए फर्स्ट स्टेप है कि इन 30 दिनों में हर दिन का क्लोजिंग प्राइस ले लेंगे। हमारे पास इस प्रकार 30 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। इन 30 ऑब्जर्वेशंस डाटा को एडिशन करके नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर तक का तरीका SMA कैलकुलेट करने जैसा ही है। सपोज 30 डेज़ के अलग अलग क्लोजिंग प्राइसेस को ऐड करके आया 833 और पिछले दिन तक का EMA है 846। इस प्रकार इन दोनों फिगर को हम आगे EMA कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर यह भी समझना है कि अगर EMA लाइन को पहली बार ड्रॉ करने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रीवियस डेज़ की EMA फिगर नहीं होती है, तो हम प्रीवियस डेज़ EMA की जगह पर प्रीवियस डेज़ SMA की फिगर ले लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करके रख लेंगे। मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ फॉर्मूला आप देखें। इस फॉर्मूले में 2 एक फिक्स्ड नंबर है। जब भी किसी भी टाइम पीरियड की और किसी भी टाइम फ्रेम की EMA कैलकुलेट करेंगे तो इन एवरी केस इस 2 का इस्तेमाल होगा और हमेशा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 1 ऐड करना पड़ेगा। इस प्रकार 2 को 31 से डिवाइड करके 0.06451 हमारा स्मॉल मल्टीप्लायर है और बिग अमाउंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए स्मॉल अमाउंट मल्टीप्लायर को 1 में से माइनस कर देंगे। तो बिग अमाउंट मल्टीप्लायर हमारा आया 0.93549। थर्ड स्टेप में EMA कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुआ फॉर्मूला देखें। अब EMA कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा 30 डेज का जो क्लोजिंग प्राइस है, एवरेज क्लोजिंग प्राइस है 30 डेज का, उसको स्मॉल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरी तरफ जो प्रीवियस डे EMA है या प्रीवियस डे EMA न होने की स्थिति में जो प्रीवियस डे SMA है उसको बिग अमाउंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों राशियों को हम ऐड कर लेंगे। यह EMA हो जाएगा। हेंस न्यू EMA विल बी 844.96। आपने उपरोक्त कैलकुलेशन में गौर किया होगा कि 30 डेज़ के एवरेज SMA को हम स्मॉल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रीवियस डे के EMA को हम बिग मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि EMA ड्रॉ करने में हम रिसेंट प्राइस डाटा पर ज़्यादा वेट देते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस डे के EMA को बिग अमाउंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया है और पिछले 30 डेज़ के SMA को हमने स्मॉल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार हमने 30 डेज़ SMA को स्मॉल मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके हमने 30 डेज़ SMA को कम महत्व दिया है। क्योंकि EMA कैलकुलेट करने की प्रक्रिया के दौरान हम SMA को एक मल्टीप्लायर से भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रकार SMA को एक वेट देकर EMA कैलकुलेट करते हैं, इसलिए EMA एक प्रकार का वेटेड मूविंग एवरेज है। अब आप पूछेंगे कि पिछले 30 दिनों के SMA को और लेटेस्ट EMA इन दोनों को मल्टीप्लायर से क्यों मल्टीप्लाई किया जाता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, ऐसा करने से EMA लाइन आपको प्राइस से हट कर दिखाई देगी और दूसरा कारण, प्राइस को इन्फ्लेट करके प्राइस के ट्रेंड को उभार दिया जाता है। यह ऐसा हुआ जैसे कि हम किसी की बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर देते हैं। EMA के कैलकुलेशन के इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कैसे और क्यों EMA SMA के मुकाबले किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्राइस को ज़्यादा भली प्रकार से ट्रैक करता है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे कि SMA और EMA में क्या अंतर है, जिसकी वजह से हम
कभी SMA तो कभी EMA का इस्तेमाल करते हैं और कभी SMA के मुकाबले EMA को प्रीफर करते हैं। EMA प्राइस में जो हाल के तेज़ फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके बारे में फास्ट रिस्पॉन्स देता है, जबकि SMA ऐसा नहीं करता है, क्योंकि SMA और EMA कैलकुलेशन करने के तरीके में डिफरेंस है, इसलिए ऐसा होता है। SMA पे हमने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। SMA इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा होता है जब आप शेयर में लंबे समय से लिए हुए लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन का असेसमेंट करना चाहते हैं। असेसमेंट का मतलब है कि मेरे शेयर खरीदने के बाद शेयर की प्राइस में कैसे कैसे स्ट्रेंथ या वीकनेस आई है और मेरा ट्रेडिंग डिसीजन कैसा रहा और आगे क्या ट्रेंड रहने की उम्मीद है। एक्चुअल प्राइस फिगर्स के मुकाबले जब आप SMA लाइन द्वारा शेयर का असेसमेंट करते हैं तब आप प्राइस फिगर्स की भीड़भाड़ और शोर शराबी से भी बच जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस के बारे में बता देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन होती है जब आप बाई पहले करते हैं फिर कुछ समय के बाद उसे सेल करते हैं। शॉर्ट पोजीशन होती है जब आप किसी शेयर को पहले बेच देते हैं और कुछ समय के बाद उस शेयर को खरीद करके अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या एंड कर देते हैं। तीसरा कारण EMA मार्केट सेंटिमेंट में जो शिफ्ट होता है, जो रिसेंट शिफ्ट होता है, उसको SMA के कंपैरिजन में जल्दी से आपको दिखा देता है। चौथा कारण EMA द्वारा शेयर में ट्रेडर के ट्रेडिंग एक्शन को वेट दे दिया जाता है। ट्रेडर के ओल्ड ट्रेडिंग एक्शन को कम वेट और लेटेस्ट ट्रेडिंग एक्शन को ज़्यादा वेट दिया जाता है। ऐसा करने के लिए 14 डेज़ के SMA को स्मॉल मल्टीप्लायर अमाउंट से और लेटेस्ट EMA या SMA को बिग अमाउंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाता है। उपरोक्त डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि EMA शेयर के ट्रेंड को SMA के कंपैरिजन में तेज़ी से आइडेंटिफाई करता है और ट्रेंड को कंफर्म करने का भी काम करता है। मूविंग एवरेजेस की कुछ निम्न विशेषताओं को भी आप ठीक से समझ लें। शेयर के प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ट्रेडर EMA को यूज़ करते हैं। अगर EMA अपमूव कर रही है तो शेयर में अप ट्रेंड है और अगर EMA नीचे की ओर जा रही है तो इसका मतलब शेयर में डाउन ट्रेंड है। इसके अतिरिक्त अगर शेयर के प्राइस EMA के नीचे होते हैं या EMA शेयर प्राइस के ऊपर जाने लगती है तो प्राइस के और गिरने की संभावना होती है, और अगर प्राइस लेवल EMA के ऊपर होता है या EMA शेयर प्राइस के नीचे जाने लगती है तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इन सिचुएशंस को हम टेक्निकल भाषा में प्राइस क्रॉसओवर्स कहते हैं। EMA सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल का भी काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे SMA सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। EMA के सपोर्ट को फ्लोर और रेसिस्टेंस को सीलिंग कहते हैं। EMA के संबंध में एक बात यह ध्यान रखनी ज़रूरी है कि EMA से आप पास्ट के उन लेवल्स को अच्छी प्रकार आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन लेवल से प्राइस बाउंस हुआ है। इन लेवल को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेते समय अलर्ट रहना है। आपका जानना यह भी ज़रूरी है कि मूविंग एवरेज करंट प्राइस डायरेक्शन को बताता है, लेकिन ये प्राइस डायरेक्शन के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करता है, मतलब प्राइस डायरेक्शन की भविष्यवाणी नहीं करता है। इस कारण EMA भी SMA की तरह एक लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज दूसरे कई इंडिकेटर्स जैसे MACD, बोलिंजर बैंड और मैकक्लेन ऑसिलेटर जैसे कई इंडिकेटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। वैसे ही जैसे सेल या कोशिकाएं हमारी बॉडी या शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अक्सर आप पाएंगे कि 10 डेज़ मूविंग एवरेज प्राइस को नज़दीक से छूता हुआ दिखेगा, और जब प्राइस टर्न होता है तब ये मूविंग एवरेज भी टर्न ले लेता है। इस प्रकार 10 डेज़ मूविंग एवरेज एक चुस्त और फुर्तीली स्पीड बोट की तरह होती है, जबकि एक 100 डेज़ मूविंग एवरेज में पिछला कई दिनों का डाटा भरा हुआ रहता है, तो 100 डेज़ लाइन काफ़ी स्लो रहती है। यह 100 डेज़ मूविंग एवरेज एक समुद्र में चलने वाली टैंकर की तरह होती है, जिसे टर्न लेने में ज़्यादा समय और ज़्यादा प्राइस मूवमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए ट्रेडिंग डिसीजन में सही मूविंग एवरेज को चुनने के लिए लैग फैक्टर को ध्यान में अवश्य रखें। SMA के पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इंडिकेटर की लैगिंग क्या होती है। मैं आपको यह भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने EMA एंड SMA के रिगार्डिंग जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, ट्रेडिंग स्टाइल्स, इनपुट्स, ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स आपको अभी तक बताए हैं, उनको डिफरेंट टाइम फ्रेम और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ और डिफरेंट ट्रेडिंग मेथड्स के साथ ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स एवं मूविंग एवरेज बताए हैं, उनसे ट्रेडिंग डिसीजन स्टार्ट करके किसी भी स्टॉक, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, बॉन्ड्स में ट्रेड करने पर ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जा सकते हैं। बस आपको इन स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो,
इंडाइसेस एंड बॉन्ड्स के नाम को ट्रेडिंग व्यू साइट में सिंबल सर्च में डालना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल क्रॉसओवर्स बता दिए हैं। डबल क्रॉसओवर्स की तरह ही ट्रिपल क्रॉसओवर मेथड्स भी अपनाई जाती है, जिसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए 5, 10 एंड 20 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का सवाल है, यहाँ पर आपको यह भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि EMA की जगह SMA द्वारा जनरेट हुए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को इस्तेमाल करना चाहिए। EMA के रिबन से भी आप ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। डिफरेंट पीरियड या लेंथ के EMA को जब एक साथ चार्ट में प्लॉट कर दिया जाता है तो EMA लाइंस एक रिबन की तरह दिखती हैं। ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए EMA या EMA रिबन को इंटरप्रेट करने का तरीका भी वही है जो SMA को इंटरप्रेट करने का है। अप ट्रेंड में प्राइस रिबन के ऊपर एंड डाउन ट्रेंड में प्राइस रिबन के नीचे रहता है। दूसरा, रिबन में अगर सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं तो इसका मतलब होता है जो ट्रेंड चल रहा है वह स्ट्रॉन्ग है। और अगर रिबन एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है, या लाइन एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इसका मतलब जो प्रेजेंट ट्रेंड है वह समाप्त हो रहा है। अगर रिबन सिकुड़ रहा है या रिबन में लाइंस एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं या सिकुड़ कर एक दूसरे को क्रॉस भी कर रही हैं तो इसका मतलब नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। EMA और SMA में जो डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं, उनके अलावा जो भी प्रोसीजर्स, स्ट्रेटजीज, इनपुट्स, स्टाइल्स और मेथड्स, बाय एंड सेल सिग्नल, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस SMA के द्वारा आपको बताए जाते हैं, वही EMA के द्वारा भी बताए जाते हैं। इसलिए EMA के इस डिस्कशन को समझने से पहले आप आई बटन पर क्लिक करके SMA पर बने दोनों वीडियो को भी ठीक से समझ लें और सुनने के साथ साथ कंप्यूटर में भी फैक्ट चेक करते रहें, क्योंकि ये इस प्रकार के वीडियो नहीं हैं जिनमें एक बड़े से ब्लैक बोर्ड पर आपको समझा दिया जाता है और आप लगातार सुनते चले जाते हैं और पता चलता है कि लास्ट में आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त EMA कोई फॉल्स सिग्नल जनरेट ना करे, इसके लिए SMA के चैप्टर में दिए गए प्रोसीजर्स और मेथड्स को ठीक से स्टडी कर लें, जो आपको यह बताता है कि SMA के साथ किन किन इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे ट्रेडिंग सिग्नल के प्राप्त होने के साथ ट्रेडिंग सिग्नल की कंफर्मेशन भी मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।